उसका सही चुनाव शिक्षा से ही करा जा सकता है। और बच्चे तो हर बच्चे ने सिखाया है, हर बच्चे ने। एक छोटा-सा बच्चा जो पहले दिन नर्सरी में आता है हिम्मत करके और अपने माँ-बाप को घर पे छोड़ के, उनसे पहली बार अलग होके, उससे भी सीखते हैं कि करेज क्या होता है। अपने करिकुलम पे ही फ़ोकस नहीं करना है, करिकुलम के जो और पार्ट्स हैं, जिसमें बच्चों की स्किल बिल्डिंग हो रही है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग हो रही है, वैल्यू बिल्डिंग हो रही है, वो सब चीज़ें भी साथ में लेके चलें। तभी कंप्लीट ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिसको होलिस्टिक एजुकेशन भी कहा जाता है, तभी हम उसको वो अचीव कर पाएँ। जितनी भी 5 सेंसेस हैं, वो हर सेंस उसमें अगर सीखने में इन्वॉल्व होगी, तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम रहेगा। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली की प्रिंसिपल रितु अरोरा जी साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे एक स्पेशल शो में। यहाँ पर मैं आज आपसे जानना चाहूँगा डीपीएस के फ्यूचर को, डीपीएस की कार्यप्रणाली को और एजुकेशन को लेकर जो आप सोचते हैं इन सब चीज़ों को। धन्यवाद सर, पहले तो शो में बुलाने के लिए और एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए कि जहाँ हम अपने विचार व्यक्त कर सकें, बच्चों के साथ शेयर कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। और कोशिश पूरी करूँगी कि जहाँ तक हो सके कि पूरी सच्चाई से और अपने सारे एक्सपीरियंस को लेके और सब कुछ आपको सही से हाँ, बता वो जो सकूँ। आपका एक्सपीरियंस मैं पढ़ रहा था आपकी सीवी में, जी, जी। मुझे लग रहा उसका मिलना चाहिए फ़ायदा बच्चों को भी बिल्कुल, और समाज के उन लोगों को जो एजुकेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हम शुरू करते हैं मैम, जी पहले सर। शिक्षा का उद्देश्य से। तो आपकी नज़रों में शिक्षा का उद्देश्य आज के ज़माने में क्या हो रहा है? सर मुझे लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चा अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और लाइफ में सही चॉइसेस कर सके। कि बहुत सारी बार उनके सामने परेशानियाँ आएंगी और उनके पास चॉइसेस आएंगी कि ये सही है, ये गलत है। उसका सही चुनाव शिक्षा से ही करा जा सकता है। अगर जी। इंसान शिक्षित है और समझदार है, तो ही वो उसको सही चॉइस कर सकता है और वही हमारे देश का और पूरी की पूरे वर्ल्ड का जो है एक भविष्य बनाएगा। भविष्य में आपका एक लंबा शैक्षिक अनुभव रहा है टीचिंग से लेकर एक प्रिंसिपल के रूप में, जी, जी। और देश के कई ऐसे भागों में आप रही हैं जो जी। मैं देख रहा था। जी, तो जी सर। इस पूरी लाइफ में, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा विद्यार्थी मिला आपको जिसने आपकी सोच को बदलने का कार्य किया हो? पहले तो सर मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मैं इतने सारे इंडिया के स्टेट्स में काम कर पाई। बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे लीडर्स से बहुत कुछ सीखा है। तो वो एक सारा का सारा समेट के और अपने शहर में लेके आने का एक मुझे मतलब अनुभव मिला और मैं लेके आ पाई हूँ, तो वो मुझे एक अपने अंदर एक बेनिफिट लगता है कि मेरी जर्नी कहीं न कहीं वहाँ से डिवाइन प्लानिंग भी हुई है कि आप सारा का सारा एक्सपीरियंस बटोर के और इधर लेके आएँ। जी। और बच्चे तो हर बच्चे ने सिखाया है, हर बच्चे ने। एक छोटा-सा बच्चा जो पहले दिन नर्सरी में आता है हिम्मत करके और अपने माँ-बाप को घर पे छोड़ के, उनसे पहली बार अलग होके, उससे भी सीखते हैं कि करेज क्या होता है, ठीक है ना? हुँ। और उन बच्चों से भी सीखते हैं जो क्रिएटिव हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। और आज की डेट में हम मेरे बच्चे तो पूरे इंडिया में और बाहर भी कई जगहों पे अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो एक वर्ल्ड सिटीज़नशिप जो मैं जी। बच्चों में आजकल देख रही हूँ, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ उसका अंश है। क्योंकि अब वो अलग-अलग भागों में नहीं बँटे हुए हैं, वो सब एक साथ आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। एक साथ आ रहे हैं और एक बात कर रहे हैं और वो ही हमारे लिए इस वक़्त ज़रूरी है और वो ही पूरी दुनिया के लिए भी इस वक़्त ज़रूरी है, जी, वर्ल्ड सिटीज़नशिप जी, जिसको कहा जाता जी, है। बिल्कुल। आपने मैम अभी बरेली की बात की, जी। और जैसा कि आपने बताया बरेली आपकी जन्मभूमि है जी, और जी। अब कर्मभूमि भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मुझे लग रहा है बड़े आपके लिए खुशी का भी विषय होगा कि जहाँ जन्म लिया है वहीं पर आप कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे में डीपीएस बरेली की जो ज़िम्मेवारियाँ आपको मिली हैं, जी। तो आपका बेसिक प्राथमिक लक्ष्य क्या है डीपीएस बरेली को लेकर? मेरा प्राथमिक लक्ष्य है सर कि हर बच्चा एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से निकले। बहुत ज़रूरी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी ज़िम्मेवारियों को समझें। शिक्षा तो साथ में उनको हमारे टीचर्स हैं, पूरी टीम है, वो साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन अच्छा इंसान बनना, वैल्यूज़ लेके चलना, लीडरशिप लेके चलना, स्किल्स लेके चलना, वो आज की डेट में ज़रूरी है। और हमारी शिक्षा प्रणाली भी इसी की बात कर रही है हुँ। कि सिर्फ़ हमें सब्जेक्ट्स पे या
अपने करिकुलम पे ही फोकस नहीं करना है, करिकुलम के जो और पार्ट्स हैं जिसमें बच्चों के स्किल बिल्डिंग हो रही है, पर्सनालिटी बिल्डिंग हो रही है, वैल्यू बिल्डिंग हो रही है, वो सब चीज़ें भी साथ में लेके चलिए, तभी कंप्लीट ओवरऑल उनकी जो पर्सनालिटी है जिसको होलिस्टिक एजुकेशन भी कहा जाता है, तभी हम उसको वो अचीव कर पाएंगे। अचीव कर पाएँ। डीपीएस इन्हीं चीज़ों के लिए संभवतः जाना भी जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ साथ हम वैल्यूज़ को प्रमोट जी करें। आप एक बहुत ऐसा प्रश्न आता है कई बार एक प्रिंसिपल के सामने कि उसको एकेडमिक्स भी देखना होता है और अपने स्टाफ का नेतृत्व भी करना और प्रशासनिक चीज़ें भी देखनी जी होती जी हैं। जी। तो आप कैसे तालमेल बनाते हैं कि शैक्षिक उत्कृष्टता भी बनी रहे हम्म। और एक स्टाफ का जो नेतृत्व है वो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो भी ढंग से चलती रहें? एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस उसमें बना के चलना पड़ता है सर। सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक बहुत अच्छे लिसनर होने चाहिए। आप जी। अपने जो भी आपके पास टीम मेंबर आ रहे हैं, एकेडमिक टीम से है, एडमिन टीम से है, उनकी पूरी बात को आप सुनें ज़रूर हुँ। और फिर एकदम से कॉन्क्लूजन पे नहीं पहुंचना है। तो वो रिएक्शंस देना लीडरशिप में नहीं आता है। सबसे पहले आप हर एक की बात सुनें, उसकी डेप्थ में जाएँ, उसके हर पहलू को चेक करें, उसके बाद एक टीम डिसीजन लेके चलें। जब आप टीम के साथ डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन ज़्यादा मान्य हो जाता है। ज़्यादा माना अगर जाता है। आप सिर्फ़ एक इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है ना भी करे। लेकिन अगर आप टीम के साथ मिल के एक डिसीजन लेते हैं, तो वो उसकी मान्यता ज़्यादा होती है, वो फॉलो ज़्यादा करा जी, जाता है। बिल्कुल। जी। एक टेड ईडी प्रोग्राम आपने बरेली के शैक्षिक वातावरण में प्रस्तुत किया, जी, तो जी, सबसे जी। पहले जानना चाहेंगे ये होता क्या है? और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे जी, छात्रों के लिए? जी। सर टेड एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आपने टेड टॉक्स के बारे में जी, सुना होगा। ये टेड एजुकेशन है, जो बच्चों के लिए प्लेटफ़ॉर्म है, इसके लिए आप रजिस्टर करते हैं, फिर बच्चे अपने विचार उसमें जी, प्रेज़ेंट कर सकते हैं। 10 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रहता है और वो उस अपने जो एक्चुअल जो बच्चा सोच रहा है और जो वो कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के लिए करना चाहता है, वो अपने विचार उसमें स्पष्ट करके दे सकता है और वो कुछ भी हो सकते हैं। जी, वो बच्चे बात कर सकते हैं कि पॉल्यूशन आजकल इतना है, तो उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए या फिर छोटी-सी बात कर सकते हैं कि हम अपने आपस में क्लासरूम्स में किन चीज़ों से डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और उसको कैसे हम सरपास करते हैं, उस बारे में हुँ, बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से उसको स्पष्ट करा जा सकता है और ये पूरा एक वर्ल्ड का प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें अच्छा। बहुत सारे बच्चे आते-जाते रहते हैं और इसके लिए हमारे बच्चों ने भी कई टेड के वीडियोज़ बनाए हैं जी, और उसको पेश भी किया है। आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस प्लेटफ़ॉर्म जी, फॉर बिल्कुल। लीडरशिप एंड आइडियाज़। जी, बिल्कुल। 2 शब्द और मैम आते हैं अक्सर जिनको कई बार मैं देखता हूँ कि अभिभावक और बच्चे कम समझ पाते हैं हुँ, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टीचर्स होते हैं वो भी थोड़ा कम ही समझ पाते हैं। तो मैं स हुँ, आपसे समझना चाहूँगा जॉलीफ़ोनिक्स और ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है। आज के आधुनिक एजुकेशन में इनके क्या मायने हैं? सर क्यों देखिए ज़रूरी हैं ये? ये दोनों ही चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज की डेट पे डेवलप हुई जी, हैं। फ़ोनिक्स हमेशा से ही लैंग्वेज का एक पार्ट रहा है, इंग्लिश टीचिंग का एक पार्ट रहा है। उसको ईज़ी करने के लिए, उसको समझने के लिए जॉली फ़ोनिक्स आया है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को आप जब इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो उसका प्रोनंसिएशन आना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और वो इसके थ्रू ज़्यादा अच्छा आता है। और हुँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो आज का है ही नहीं सर, ये तो हमेशा-हमेशा से जाना गया है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बच्चों की होती है। एक लेवल होता है जहाँ पे आप बच्चे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को समझते हैं और सीखते हैं और धीरे-धीरे आपको उनको पहुँचाना है एनालिसिस पे, क्रिएशन पे और इवैल्यूएशन पे। और सबसे ऊपर आ जाता है कि बच्चा सारी नॉलेज लेके अपने आप से उसको समझ के और उसको सेग्रीगेट करके और फिर कुछ क्रिएट कर सके। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच जाते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे पहुँच जाते हैं। तो वो हर क्लास का एम होता है, हर टॉपिक का जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका एम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही होता है। जी, जी। ब्लूम टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ते थे कि इसे सरल से थोड़ा कठिन की तरफ जी। आप इस तरीके से जी, चलें। जी, जी, जी। बिल्कुल। जैसे कि लॉट्स से लेके हॉट्स कहा जाता है। लॉर्ड्स जी, लोअर हॉट्स। ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक लेके जाना जी। होता है। मैम जैसे हर स्कूल में एक प्राइमरी विंग होता है कि जी, हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इतना मजबूत बना दें जी, कि वो आगे कठिनाई महसूस ना करें। तो बिल्कुल। मोस्टली प्राइमरी विंग्स और क्लास स्मार्ट हुँ, क्लासरूम, हुँ, प्ले हुँ। एरियाज़ ये हर जगह होते हैं। जी, जी, जी। आपके क्या ठोस कदम हैं इन प्राइमरी के बच्चों के लिए?
मेरा मानना ये है सर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सपोर्टिव होता ही होता है, लेकिन नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि मेरे टीचर्स, मेरे बच्चे और हमारा करिकुलम। जब हम अपना करिकुलम एक्सपीरियंशियल बना लेते हैं, मतलब कि बच्चे के हर सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हों, जितनी भी 5 सेंसेस हैं, वो हर सेंस उसमें अगर सीखने में इन्वॉल्व होगी, तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम रहेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो भी कॉन्सेप्ट सीखा जाए, उसका एक कनेक्ट रियल वर्ल्ड से ज़रूर होना चाहिए जी, कि बिल्कुल। असल लाइफ में उसका आपको क्या यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अगर आपका करिकुलम उस चीज़ को टारगेट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपने हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अचीवमेंट अपने लेसन प्लान के लिए कर दिया है। जी। बोर्ड परीक्षाओं की मैम जब बात होती है, चाहे वो 10th की परीक्षाएं हों या 12th की परीक्षाएं हों, हुँ, और अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बहुत दबाव महसूस करते हैं। हुँ, तो ऐसे में आप दो नए प्रोग्राम लेकर आई, हुँ, इसमें शॉर्ट एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस। हुँ। तो ये जो रणनीति है, ये बच्चों को तनाव मुक्त तो रखने में कितनी कारगर है? कैसे एक सामान्य व्यक्ति इस रणनीति को समझे? क्या है ये चीज़ें? देखिए, बच्चों को जब हम स्वॉट एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस प्रॉब्लम को जान लिया जाए कि वो प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहली हो गई कि आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम, जो स्वॉट एनालिसिस हो जाता है, उससे बच्चा अपने जो मेरे स्किल्स हैं, मेरी वीकनेसेस हैं, मेरे जो थ्रेट्स हैं, उनको लिखता है। और उनको हुँ, समझता है कि मेरी पढ़ाई में क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए थ्रेट क्रिएट कर रही हैं, मेरी हुँ, वीकनेसेस हैं। तो वो उसको फिर जब लिख लेता है, फिर उसको प्लानिंग करता है उसको ओवरकम करने के लिए। ऐसे ही माइक्रो एनालिसिस किस चीज़ के लिए है, जब आपने कोई चैप्टर पढ़ा है या आपको एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो आप उसमें फाइंड आउट करेंगे कि हर पर्टिकुलर टॉपिक में, उस टॉपिक में क्या कमियाँ आपके अंदर रह गई हैं और किस वजह से हैं। हो सकता है कि वो कमी आपकी प्रैक्टिस की वजह से हो, या हुँ, आप कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं उस वजह से हो, या फिर आपको लैंग्वेज में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। जी। तो जब आप उसको समझ लेते हैं कि आपके उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर कंटेंट में एक उस बिंदु पे क्या डिफ़िकल्टी है, तब आप प्लान करते हैं आगे फर्दर कि आपको उसमें कैसे उसको सरपास करना है। जी। जब आप इतनी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग भी करना शुरू कर देते हैं, टारगेटेड वर्किंग हो जाती है। जब टारगेटेड वर्किंग हो जाती है, तो आप उसको अचीव कर लेते हैं। जी। जब अचीव कर लेते हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आप जो उस चीज़ को सीख चुके हो। आपका उसमें अब डर नहीं है, क्योंकि जी। डर ही स्ट्रेस को पैदा करता है। जब डर चला गया सब्जेक्ट से और कंटेंट से, समझ तो में वही आ गया, चीज़ें सहज हो जाती हैं। तो बिल्कुल सहज हो जाती है। सीबीएसई के जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारा जी, डीपीएस है या जी, और भी जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर जी। 100% मार्क्स लाने की अक्सर बात होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। भी 100% परिणाम की बात कही है। जी, जी, तो जी, कई जी। बार ऐसा नहीं लगता कि अंकों की जो दौड़ है, बच्चों को मानसिक रूप से तनावयुक्त करेगी या उनके कौशल में बाधक सिद्ध होगी? देखिए, अगर हम बच्चों को कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट्स लाओ, शत प्रतिशत रिज़ल्ट्स लेके आओ और 90% एंड अबव इसमें अचीव करो, तो वो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में भी तो साथ में जुड़ाव ला रहा है ना। अगर आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं और पूरी तरह से कर रहे हैं, तभी आप वो अवेल कर रहे हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें कोरिलेट हो जाती हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्टली स्कोर्स को भी दूर नहीं करा जा सकता। स्कोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की लाइफ़ हुँ, का, और साथ में जब अगर आपका स्कोर आ रहा है, वो इसी बेसिस पे आ रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। ठीक है? स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्किल्स ही उनको लाइफ में आगे काम आएँगे, जब वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये इनका बिल्डअप क्या है? वो तो कॉन्सेप्ट से ही बिल्डअप है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, अगर 100% नहीं है या 90% एंड अबव नहीं है, तो कहीं न कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई है। तो वो हुँ, दोनों आपने में एक साथ कोरिलेटेड हैं। वो दोनों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता, वो अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। हुँ। अंडरस्टैंडिंग और साथ में स्कोर, जब दोनों मिल जाते हैं, तभी तो स्कोर आ रहा है तभी सर। तो स्कोर आता है जी। पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि डीपीएस बरेली जो है, जी, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर और जिला के स्तर पर जी। नंबर 1 बना हुआ है जी, अपनी जी, जी। सुविधाओं को लेकर, जी, बच्चों को दी जाने वाली जो चीज़ें हैं ज़मीनी स्तर पर उनको लेकर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैश्विक स्तर की एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए डीपीएस बरेली का इन सुविधाओं को लेकर अगला कदम क्या होगा? देखिए, डीपीएस बरेली एक प्रोग्रेसिव स्कूल है और हमेशा जी, आगे ही बढ़ने की सोच बनाए रखता है। तो इसमें हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे को डीपीएस से तो है ही, क्योंकि वो एक लेगेसी लेके चलते हैं, करिकुलम की लेगेसी की स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, वो हम अपने बच्चों को दे पाते हैं।
और दूसरी तरफ से हमारा जो हमारी पेरेंट कंपनी है दैट इज़ सुपर हाउस, जिनके इतने सारे स्कूल पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, वो भी हमें इस चीज़ की स्ट्रेंथ देते हैं। वो भी हमें सिखाते हैं कि करिकुलम की बिल्डिंग कैसे करनी है, टीचर ट्रेनिंग में हमें इन्वॉल्व करके रखते हैं, उसके बाद हमारी प्लानिंग में हमें सपोर्ट करते हैं। जितनी भी नई चीज़ें जो एनईपी बता रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बता रहा है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, तो हम्म। कंप्लीट हैंड होल्डिंग है। तो इतना स्ट्रक्चर्ड जब चीज़ें होती हैं स्कूल में और सब कुछ जो है एक प्रोसेस पे बिल्ड हो जाता है, तो फिर आप उसकी जो आगे बढ़ने की इंटेंसिटी है उसको रोक ही नहीं सकते। वो जी, तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। आपने यहाँ पर डीपीएस में एक चीज़ मैं आपका पढ़ रहा था सीवी में, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेल जी, की स्थापना की। जी। क्या ज़रूरत है इस सेल की और ये कैसे वर्क करती है? ठीक है। सर ऐसा है कि बच्चे आईक्यू की तो बात करते हैं कि जी। इंटेलिजेंस क्वोशंट है, स्कोर्स हैं, मार्क्स हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो उनको लाइफ में काम आएगी वो है ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट कहा जी। जाता है उसको। और इमोशनल क्वोशंट आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, अंदर दबा लेते हैं, बात को कह नहीं पाते हैं और फिर ये सब चीज़ें ही मानसिक तनाव जो है क्रिएट करती हैं आगे। और मैं देखती हूँ कि बच्चे काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे और बैलेंस नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमने छोटे-छोटे प्रोग्राम्स शुरू करे हैं जहाँ पे हम हमारे स्कूल काउंसलर को भी इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं और वन हुँ। ऑन वन सेशंस भी होते हैं, जी। जिसमें वो उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे आप अपनों को इमोशनली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जी। ऐसे में मैम ये देखा जाता है कि जैसे एक बच्चे की जो ग्रोथ है, वो स्कूल और पेरेंट्स दोनों के एक साथ मिलकर ही संभव हो सकती है। बिल्कुल। तो स्कूल लेवल पर तो हम इस मेंटल हेल्थ जैसे प्रोग्राम चलाते हुँ, हैं, हुँ। काउंसलर हम रखते हैं, उनसे जी, जी। बात करते हैं। लेकिन ऐसे में पेरेंट्स को की जो भूमिका है, वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे कौन से कार्य आप कर रही हैं, जिससे पेरेंट्स और स्कूल हुँ। दोनों मिलकर बच्चे पे काम करें? सर देखिए स्कूल एक अलग एंटिटी नहीं है, जी। एक त्रिकोण है। सबसे जी। पहली बात इसको जी। समझिए कि पहला त्रिकोण हमारे बच्चे हो गए, दूसरा जो है स्कूल और टीचर्स हो गए और तीसरा पेरेंट्स है। इनका तीनों का जब समन्वय बनेगा तभी आप आगे चल पाएँगे, ठीक है? पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हुँ। इसके लिए हमने छोटे-छोटे पेरेंट प्रोग्राम्स शुरू करे हैं। जूनियर क्लासेस में हमने प्रोग्राम शुरू करा है व्हिच इज़ नोन एज़ बैक टू स्कूल। उसमें हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और एक्चुअली उनको क्लासरूम का एक्सपीरियंस देते हैं। बाकी सारे ही पेरेंट्स को वन ऑन वन पेरेंट टच प्रोग्राम के थ्रू स्कूल में बुलाया जाता है, जिसमें लीडरशिप टीम उनसे मिलती है, उनसे बातचीत करते हैं, बच्चों के प्रोग्रेशन पे पहले ही एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं कि बच्चे कैसा कर रहे हैं स्कूल में। वो रिपोर्ट पेरेंट्स से शेयर करी जाती है, फिर उनसे भी एक पेरेंट टच फीडबैक माँगा जाता है कि आप बताएँ कि घर पे बच्चा कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, आपका उसमें क्या कहना है? तो वो वन ऑन वन जो हम एक पेरेंट्स से मिल रहे हैं, उससे भी पेरेंट्स को समझ में आएगा कि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं और वैसा ही एटमॉस्फेयर जब वो घर पे दे सकेंगे, तो क्या होगा कि एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा बच्चे के लिए। दोनों तरफ से एक सिमिलर बात जाएगी, तो बच्चा उसमें अपनी अच्छी ग्रोथ ले सकेगा। बिल्कुल मैम। जी, एक बड़ी ही रोचक बात यहाँ पे लग रही है डीपीएस में जी, कि जितने हेड्स हैं हमारे जी, डीपीएस में इस समय पे वो जी, सारी महिलाएं हैं। जी, जी, जी। चाहे वो प्रिंसिपल हों, जी। चाहे कोऑर्डिनेटर्स हों, एचएम्स हों, विंग कोऑर्डिनेटर्स हों, हाँ जी, हाँ जी। जो मैं देख पा रहा हूँ सभी के हाँ। सभी महिलाएं हैं। तो ऐसे में एक महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है हुँ, और इस डीपीएस की पूरी कमान महिलाओं हुँ, के हाथ में, उन्हीं के हुँ, अंडर गाइडेंस में हुँ, हुँ। सारे लोग काम कर रहे हैं। जी, जी, तो जी। मैं एक मैगज़ीन में आपके लेख के बारे में देख रहा था। तो जी। आपकी एक क्या है बर्निफाइड मैगज़ीन में एक हुँ, आर्टिकल ब्रेन आपका फीड। ब्रेनफाइड हाँ में। जी, हाँ जी। तो अगली जो अगली पीढ़ी है, जी, उसके जो महिला लीडर हैं, जी। उनको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए लीडर्स सबसे पहले मैं एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ टीचर मेरे दिल में बच्चों के लिए बायस नहीं है और कभी भी मेरे लिए जितने भी मेरी लड़कियां हैं जो स्कूल में हैं वो ज़रूरी हैं, उतने ही मेरे सारे बॉयज़ भी बहुत ज़रूरी हैं।
ठीक है ना, और वो दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी टीम में एक अच्छा बैलेंस है। हाँ, डेफिनेटली आप लीडरशिप में देख रहे होंगे कि महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा पूरा अगर आप टीम देखेंगे तो उसमें एक अच्छा बैलेंस है, जहाँ पे आप जैसे लोग भी हैं सर, और आप पूरा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यही तो बायसेस तो निकालने हैं सर, वो बायस तोड़ के ही आज लड़कियां आगे बढ़ी हैं और बहुत कुछ कर रही हैं लाइफ में, ठीक है ना। उसी बायस को हमने तोड़ दिया है, जी तो अब फिर से उस बायस को, मेरा संदेश ये है कि ना क्रिएट करा जाए, दोनों ही तरफ से बच्चे आगे बढ़ें और साथ मिल के बढ़ें आगे। जी बिल्कुल। तो फिर जो जितने टीचर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में जी काम कर रहे हैं, जी जी। तो उनमें क्या विशेष गुण आप देखना चाहेंगी कि मैं जिससे सर एक आप और टीचर, प्रिंसिपल और सारे टीचर्स जी मिलकर इस संस्था को अगले धुरी तक लेकर जाएं? जी। मैं एक नई सोच और एक लर्निंग का एटीट्यूड अपने हर टीचर में देखना चाहती हूँ। जी हर टीचर अपना सब्जेक्ट ऑफ कोर्स प्रिपेयर करके आता है, उसको पता है उसको क्लास में क्या डिलीवर करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। बट जो ज़रूरी है, हर एक में हमारे अंदर एक लर्निंग कैपेसिटी हमेशा होनी चाहिए। जी चाहे हम अपने सब्जेक्ट की तरफ एक रुझान रखें कि हमें ऐसा नहीं है कि हम उसमें सब कुछ जानते हैं, हमें भी उसमें लर्न करना है। बच्चों से सीखें, बच्चे बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं, एनवायरनमेंट हमें सिखाता है, हर चीज़ से अप टू डेट रहें और अपने आप को एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखें। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग ये होती है कि आपका जो आसपास का माहौल है, उसको आप स्कूल के अंदर लेके आ जाएँ। जी। जब आप वो अचीव कर लेते हैं या उस तरह का एटीट्यूड एक टीचर में होता है, तो मैं उस टीचर का लेवल सबसे हाईएस्ट मानती हूँ। आज आपसे बड़ी अच्छी बातें हुई, लेकिन एक प्रश्न और, मैं प्रश्न नहीं है ये, एक संदेश मैं आपके तरफ से चाह रहा था जी, उन जी। बच्चों के लिए, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं हाँ आज जी, के हाँ जी। बच्चे एंजॉय हैं जी, जी, और जी। स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, जी, तो जी, जी। बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर में भी हैं कि होमवर्क करना है, होमवर्क तो कंप्लीट ऐसे में करना है। होमवर्क भी करना है, नाना नानी के घर भी जाना है, बिल्कुल। दादा दादी के यहाँ भी जाना है, जी, या जी, जी। बहुत सारे कार्य हैं। तो हुँ। एज ए प्रिंसिपल इन छुट्टी मनाने गए बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? तो मेरा बच्चों से यही संदेश है कि अपनी गर्मी की छुट्टियों में हर एक बैलेंस को सीखें। यही आपका मौका है जब आप फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप हॉलिडे होमवर्क करने बैठेंगे तो आपको उसको अकेले करना है। आप अपने मम्मी-पापा को, अपने भाई-बहनों को, नाना-नानी और जो आस-पास फ्रेंड्स हैं, सबको इन्वॉल्व करके उसको कर सकते हैं। क्योंकि कोलैबोरेशन से लर्न करना हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। उसमें आप ज़्यादा सीख सकते हो। तो और ये ज़रूरी भी है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जिस इमोशनल क्वेश्चन की बात मैं कर रही थी आपसे, उसमें एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो वो ये समर ब्रेक आपके लिए बहुत प्रेशियस है, उसको पूरा यूटिलाइज़ करें। जो टीचर्स ने आपको अगर स्कूल से कुछ काम दिया है, तो वो आपका इसीलिए ताकि आपका गैप ना क्रिएट हो जाए, कि आप 1 महीने के लिए बिल्कुल अपने करिकुलम से टूट जाएँ और ना समझ सकें उसको, तो वो गैप क्रिएट ना करें, उसके लिए दिया गया है और वो कोलैबोरेशन से करा जाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और आपसे आज बड़ी अच्छी बात हुई और निश्चित ही मैं मान के चल रहा हूँ, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जी, आपकी जो जी, बातचीत है, ये बड़ी ही जी। लाभदायक होगी। थैंक यू ठीक है, सो थैंक मच यू सो सर मच फॉर मैम, गिविंग थैंक यू, दिस थैंक अपॉर्च्युनिटी। यू, थैंक यू। धन्यवाद।